कि सीजी टेट जो पेपर 2 रहता है क्लास 6 to 8 के लिए, उसके प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन पेपर को, इसका ये हरिराम के बुक से इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। और आपको 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजी टेट, उसका आंसर की देखना होगा तो मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट में अन्य जो टेट की परीक्षाएँ हुई थी उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। वर्ग 2 के लिए क्या रहता है, एक तो सीडीपी रहता है, हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट का रहता है। सीडीपी के 3 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का 30 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन आता है और सब्जेक्ट का 60 रहता है। सब्जेक्ट में 2 रहते हैं, एक तो साइंस रहेगा या सोशल साइंस रहेगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो आप सोशल साइंस से दिलाओगे, मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप साइंस से दिलाओगे। तो इसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चन रहता है। 2.5 घंटे के इसका एग्ज़ाम रहता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता। पासिंग मार्क्स ओबीसी एसटी एससी के लिए 75 है और जनरल के लिए 90 है। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर प्रथम भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें है समावेशी कक्षा की विशेषताएं नहीं हैं, तो हमें देखना है कि समावेशी कक्षा की विशेषताएं क्या नहीं है वो। तो इसकी जो विशेषताएं नहीं है वो है ऑप्शन डी, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाला होते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, वास्तविकता, सतत आकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, अलग अलग विषय होती हो। ये समावेशी की शिक्षा के बारे में भी बता रहा है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जो सभी बच्चों में उनकी शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से समायोजन कर सके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। आनुवांशिकता वह लक्षण है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाती है। यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, इसलिए वंशानुक्रम आनुवांशिकता, व्यक्तित्व एवं बुद्धिमत्ता में नाम मात्र की भूमिका निभाती है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है वह है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। ये इसका उद्देश्य नहीं है। और उद्देश्य क्या है, बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। इसको हम डिटेल में देख सकते हैं। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित क्रियाकलाप में बदलने से है। इधर है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। तो इसमें जो है वो मानसिक ग्रंथि पाई जाती है वो है इलेक्ट्रा। ये एक्सप्लेन भी किया है। इडिपस है वो पुत्र में माता के प्रति आकर्षण है, और इलेक्ट्रा है पुत्री में पिता के प्रति आकर्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं से समझने का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है। तो यह जो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को बतलाता है। जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो संवेग की शक्ति बढ़ जाती है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को प्रदर्शित करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। तो उसके विषय में जो आपके विचार हैं वो वह सृजनशील विद्यार्थी है। फिर इसमें सृजनशील विद्यार्थी के बारे में बताया गया है कि सृजनशील विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी होता है जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हेतु उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है।
तो जो मानव विकास के संबंध में गलत कथन है वो है ऑप्शन ए शक्ति और गति। उसके संबंध में सही कथन है विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। फिर इसमें एक्सप्लेन किया है मानव प्रगतिशील सुव्यवस्थित और पूर्वानुमेय परिवर्तनों का स्वरूप है जो गर्भाधान से शुरू होकर जीवन भर चलता है। मानव विकास के संबंध में शक्ति और गति गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है। तो उसको उच्च करने के लिए जो छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। फिर अभिप्रेरणा के स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण सम्मिलित है। अभिप्रेरणा के स्वरूप में जो लक्षण है वह शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, ये सभी जो है वो सम्मिलित है। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धिलब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। तो यह जो कथन है वह है स्पायर और स्पाइकर तथा इरविन का। फिर श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो इसमें जो उल्लेखनीय है वो हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बाधिर एवं दृष्टिहीन थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। तो इसके आंसर है समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो अधिक उत्तम होते हैं। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से के प्रश्नों की खामियां होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों की खामियां होती है वह विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो इसको जिसने बढ़ावा दिया था वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्ट सिद्धांत पति हुए। उनके अंतर्गत मैक्स वर्दीमर, कोपक्का एवं कोहलर आते हैं। फिर 16 ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। जो ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम मतलब कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए बोल रहा है। तो जिस पर जनसाधारण आधिपत्य हो, जिस संस्कृति को हम बच्चों के प्रति उचित मानते हैं, उस संस्कृति को पूर्णतः व्यक्त करने वाली भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। आ गया क्वेश्चन नंबर 17 मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। तो इसमें मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है संवेग के संबंध में वो 14 है। फिर बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। तो इसमें जो है अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि जो है वो आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों को अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहा है किससे ज़्यादा होते हैं। वो जिन बच्चों के ऑप्शन बी बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वे बच्चे बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है। तो जो ये पता चलता है वो बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन होती है। बुद्धि एक आधार होती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा होता ही है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक महत्वपूर्ण विशेषता है वह शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की क्षमता। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह जो परिभाषा है वो ऑप्शन बी एडलर ने दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। तो इसका जो है वह है ऑप्शन ए का 5 रहेगा। प्रतिभाशाली बालक का उच्च बुद्धि वाले। फिर है प्रतिभाशाली बालक का रहेगा उच्च बुद्धि वाले। रचनात्मक का रहेगा आविष्कारक। पिछड़े हुए का रहेगा औसत से पीछे। अधिगम अयोग्य का रहेगा समस्यात्मक और मानसिक रूप से मंद का रहेगा निम्न बुद्धि वाले।
ये मिला लेना, पहला का होगा पांचवा, ये पहला का पांचवा, दूसरा का चौथा, तीसरा का तीसरा, चौथा का दूसरा और पांचवा का पहला। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम, तो जब उनके सीखने का क्रम है वह है ऑप्शन बी, बेहतर होता है। फिर है 25 जो है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो अधिगम की जो ये परिभाषा दी है वो है काल्विन ने दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? तो इसमें जो व्यूह रचना उपयुक्त होगी वह है सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? नियोजन का सिद्धांत। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो इसको जो विशिष्ट अवस्थाओं ने बतलाया वो जीन पियाजे है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी गई है, जो है संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक रहती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष से अधिक का। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था पर पड़ता है? तो ये जो अधिगम की अवस्था पर पड़ता है वो है संपूर्ण जीवन पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, किस बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था, विलोपित हो गया था। फिर अब हिंदी का भाग को देखते हैं। किताब का विशेषण रूप है, तो जो किताब का विशेषण रूप है वो किताबी है। जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोधों से विशेषण कहते हैं, उपयुक्त विकल्पों में से सही विशेषण किताबी होगा। फिर है अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? तो इससे युक्त शब्द जो है वो है भांति। अनुनासिक ध्वनि ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, तो उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे पंचमाक्षर अनुस्वार। उपयुक्त विकल्प में से अनुनासिक ध्वनि की भांति होगा। फिर है 33, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वह है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है कृपया बैठ जाइए वो आज्ञावाचक है। फिर इसमें बताया आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में संज्ञा और आदेश, अनुरोध आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अतः कृपया बैठ जाइए यह एक आज्ञावाचक वाक्य होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसमें, जब किसी वक्ता के कथन को या पुस्तक के किसी अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महावीर ने कहा अहिंसो परमा धर्मा। और एकल उद्धरण का कब प्रयोग किया जाता है? जब कोई विशेष शब्द पदखंड, कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता के शीर्षक का उल्लेख किया जाता है तब एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। फिर है लाघव उद्धरण चिन्ह जो ये है इसका प्रयोग किया जाता है किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए शब्द के प्रथम अक्षर के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र। फिर है हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, जब कोई शब्द अथवा अक्षर या वाक्य के प्रकाशन में कोई बात छूट गई हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे कहने पर उसने यह कार्य नहीं किया। फिर है जगजीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसने मानव हित को समान। उक्ति पंक्ति में कवि ने चिरमहान किसे कहा है? तो इसमें जो चिरमहान कहा है कवि ने वो क्या है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो उसको।
फिर है 37, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह है स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। फिर 38 है, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वचन संबंधी वो है 38 का, ये 3 घटनाएं घटित हुई। फिर 39 है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? तो इस गद्यांश में जो साहित्य का आधार है वह सुंदर और सत्य को पाना है। फिर है, मोहन अभी आया है, वाक्य में किस काल की है? तो यह जो वाक्य है वह है ऑप्शन ए, आसन्न भूतकाल की। जिस क्रिया में की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है वह आसन्न भूतकाल होता है। अतः मोहन अभी आया या आसन्न भूतकाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो तारक टिप्पणी चिन्ह है। तारक टिप्पणी चिन्ह क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी विषय के बारे में से सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये कबूतर का जो पर्यायवाची शब्द है वह ऑप्शन बी, परावत। कबूतर का पर्यायवाची जो है वो कराबत, परेवा, रक्तलोचन, कलरव जो है वह है। फिर है, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये है जो है नाम धातु क्रिया। तो जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। अपना से अपनाना विशेषण से बनाता है, ये एक नाम धातु क्रिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो जो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है वो ऑप्शन बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। फिर 45 है, क्रोधी का क्या है? तो ये क्वेश्चन जो था वो विलोपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, झिलमिल कौन सा शब्द है? तो झिलमिल जो शब्द है वो देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है? जो शब्द क्षेत्रीय भाव के कारण परिस्थिति आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए दिए गए विकल्पों। झिलमिल जो है वो देशज शब्द है। देखते हैं मुहावरा क्या होता है। तो जो मुहावरा होता है वह है वाक्यांश है। मुहावरा यह वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। यह भाषा में सजीवता एवं अर्थ को बढ़ाने में सहायक होता है। फिर सप्रेष्य शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए जो उपसर्ग का प्रयोग करेंगे वह है ऑप्शन सी, आ, जिसकी उपसर्ग प्लस शब्द विलोमार्थक शब्द आ प्लस स्पृश्य बराबर अस्पृश्य। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यह पुस्तक रमा को दे दी, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो यह पुस्तक रमा को दे दी कारक में संप्रदान कारक जो है वो प्रयुक्त होता है। संप्रदान कारक में क्या है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। विभक्ति को के लिए उदाहरण, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, दिए गए विकल्पों में पुस्तक रमा को दे दी गई, यह एक संप्रदान कारक है। फिर श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो जो श्रवण कौशल से विद्यार्थी में विकास होता है वह ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का। फिर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो जो विदेशी शब्द का उदाहरण है वह है हलवाई, ऑप्शन डी। फिर विदेशी शब्द क्या होते हैं? वह हैं वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए। उपयुक्त विकल्प में हलवाई शब्द तथा खिड़की, लोटा, ऊट देशज शब्द है। इसमें हलवाई जो है विदेशी है और खिड़की, लोटा, ऊट जो है वो देशज शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभि प्लस उदय जो है अभ्युदय लगा है। तो इसमें जो है अभी ऑप्शन बी जो है वो उपसर्ग लगा है। फिर 53 है, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तो ये जो उपनाम है ये क्वेश्चन को जो है विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो ये है ऑप्शन सी अटारी।
फिर 55, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और ना ही शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार पर रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय में प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश को उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा ऑप्शन सी विद्यार्थी और कर्तव्य है। फिर 56 है, महान शब्द स्त्रीलिंग क्या है? तो महान शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह है महती। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो प्रकार का सर्वनाम है ऑप्शन सी उत्तम पुरुष। सर्वनाम उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मध्यम पुरुष में आप, तुम, अन्य पुरुष में वह या ये वो। फिर है 58, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से जो अंतस्थ व्यंजन है ऑप्शन सी यह है, उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, यह स स ह। स्पर्शी व्यंजन है च क च ट त प वर्ग। फिर अंतस्थ व्यंजन है य र ल तथा व। फिर अजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का जो अर्थ है अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। फिर क्वेश्चन नंबर 60, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह है सी अनुभव लेखन। और ये अंग्रेजी का पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। इस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर है what according to the writer in the essential link between breathing and the critical faculty। तो ये जो है वह है both are exercised by human beings। 62 है, we always question the bona fides of the man who tells us a pleasant fact। the word italics bona fide is used as। तो यह जो यूज़ हो रहा है वो एज ए नॉन के समान यूज़ हो रहा है। फिर द वर्ड सिंपल्टन मीन्स है, तो जो सिंपल्टन मीन्स है वह है फोलिस। फिर है ही इमेजिन हिज इंटेलिजेंस टू बेस यू ऑफ क्लोजली वुमन मेस थ्रो विच नथिंग बट द फिनिश कैन पास द वर्ल्ड मेस मीन्स। तो इसका जो मतलब है 64 का वो ऑप्शन है मटेरियल दैट इज लाइक ए नेट। फिर 65 है द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज दैट। तो इसका मतलब है इट मैक्स ए क्रिटिकल ऑफ अदर्स। 66 है द डिफरेंस बिटवीन ए सिंपल एंड अन इंटेलिजेंट मैन अकॉर्डिंग टू द मैन हु इज कन्विंस्ड दैट ही इज ऑफ द लैटर कैटेगरी इज दैट फॉर्मर wholeheartedly accepted all things that he sees and hears, will the latter never admits anything except after a most searching scrutiny। The word italic simultan is used as। तो ये जो यूज़ हो रहा है वो ऑप्शन है नॉन के समान यूज़ हो रहा है। फिर 67 है इट्स परस्यूनेस एंड फोर्स have not properly been recognized because like breathing it is a not much a part and parallel of human activity। तो ये जो पूछ रहा है इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी नॉन। ये जो फिर 68 द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट पोसेंस वन इन ह्यूमन मेकअप बिकॉज। तो ये है ऑल ऑफ द अबव इट इज ए परस्यू एंड पावरफुल it spare the simultan from the intelligence when it is help a social transaction। all the above रह गए 68 का जो है वो। फिर 69 है people who solicit other opinion about themselves generally want। तो ये जो है 68 का वो ऑप्शन डी pursue feedback। फिर 70 है the self-defined intelligent man defining himself on the basis of ये है his possession of the critical faculty। फिर ये एक पैराग्राफ दे दिया गया है, अब इसका देखते हैं। what has happened to the seeds the laburnum tree। तो इसके बारे में है आंसर जो है ऑप्शन बी all the seeds of the laburnum tree have fallen। 72 है then the error delicate white syrup which spreads the word irregular means।
तो इसका जो मीन्स पूछ रहा है 72 का वो है ऑप्शन ए स्ट्रैंज। फिर 73 है ऑफ चित्राइंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग द वर्ड ट्रेमर मीन्स। इसका मीन्स है ऑप्शन सी सैकिंग मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 74 है हाउ डज द गोल्डन फिंच कम। ये गोल्डन फिंच कम जो है वो ऑप्शन सी द गोल्डन फिश कम विथ ट्विची चीर अप। 75 जो है विथ whom हैज ए गोल्ड फिंच बीन कंपेयर्ड इन सिलिकेंस। तो इसका जो मतलब है वह 75 भी वाइजार्ड। 76 सुरेखा फैमिली स्पीक्स ओडिया एंड हर नाइकब्योर स्पीक छत्तीसगढ़ी विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्पीक्स ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी both fluently now in the light of the above phonemia which statement is correct। तो ये जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ऑप्शन सी सी एक्वायर्ड बोथ द लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है विच स्कूल ऑफ थॉट इन द रिलेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर्स एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ऑप्शन बी है कॉग्निटिविस्ट। फिर है 78 ब्लैंक द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज दैट इज नॉट विथआउट इट that is not necessary to proved by the first language learner success without it that is not sufficient is proved by the second language learner lack of success which proposition in this। तो इसमें जो प्रीपोजिशन पूछ रहा है 78 में वो है ऑप्शन डी न्यू मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 79 टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आर ए एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो एग्जाम्पल है 79 जो है वो ऑप्शन ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर 80 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्रेस टेस्टिंग। तो ये जो इसमें इंक्लूड नहीं है एंड इन द टर्म एग्जामिनेशन। फिर 81 है मिस्टर कमल आस्क द लर्नर्स टू लर्न ए पोयम बाय हार्ट एंड रिसाइट द एक्सरसाइज एम्स टू। तो जो एक्सरसाइज एम्स टू है ये है ऑप्शन बी इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग। 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो ये जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है ऑप्शन सी लर्नर मस्ट बी कनेक्टेड एज सून एज दे मेक मिस्टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फोसिलाइजेशन। फिर 83 है मिस्टर दीपक फाइंड ए सॉल्व लर्नर इन his class which of the following action must be tag a bring the learner in the mainstream। तो ये जो है वो है ऑप्शन सी गिव हिम हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रिमेडियल क्लासेस। फिर 84 जो है रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु विल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही समटाइम यूसेज द वर्ड ऑफ तेलुगु दिस फोनोमिया इज कॉल्ड। तो ये जो फोनोमिया इसको हम कहते हैं वह है कोड मिक्सिंग। फिर 85 है in an elementary classes will teaching speaking which of the following must be avoided। तो हम किसको इसमें अवॉइडेड करेंगे वो ऑप्शन सी है टैकिंग अबाउट abstract idea। फिर 86 मिस रंजन फेल्स स्टोरी डू हर लर्नर इन द क्लास सी आस्क सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी इट इज। तो जो सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी पूछ रहा है वह है विल लिसनिंग एक्टिविटी। 87 है विद्या इज प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल रीडिंग सी अंडरलाइन द की पॉइंट्स हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स राइट शॉर्ट नोट्स इन द मार्जिन सच रीडिंग इज कॉल्ड। तो जो रीडिंग को कहेंगे हम वो है इंटेंसिव रीडिंग। फिर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर असेसिंग स्पीकिंग एबिलिटी ऐसे सजेस्टेड बाई वर्ड ऑफ डायमेंशन। 1987 इन द 4 पॉइंट स्केल। तो इसमें जो मेंशन नहीं कर रहा है 4 पॉइंट स्केल में ऑप्शन सी है ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर। फिर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट ए क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब। तो ये जो सही नहीं है वह ऑप्शन बी ए फिजिकल लैंग्वेज लैब विथ ए मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड। फिर 90 है मैच द कॉलम करेक्टली।
तो इसमें ऑप्शन ए है जो सही है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब होगा ऑफ सब्जेक्ट, पीपल, इवेंट, प्रोसेस एक्सेट्रा। नैरेटिव राइटिंग का होगा सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट एंड हैपनिंग। फिर है आर्गुमेंटिव राइटिंग का मतलब होगा टैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड सपोर्टिंग इट। फिर पर्सक्यूटिव राइटिंग का मतलब होगा ग्रेटिंग रीडर्स, चेंजिंग देयर व्यूज। ये है, ये इसका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे।